बच्चों हम खेती के प्रकार में थर्ड प्रकार देख रहे हैं शुष्क खेती। क्या देख रहे हैं? शुष्क खेती यानी कि ड्राई फार्मिंग। शुष्क खेती कहाँ पर की जाती है उसके बारे में देखते हैं। उन क्षेत्रों में जहां पर वार्षिक वर्षा 50 सेंटीमीटर, कितनी 50 सेंटीमीटर या 500 mm से कम वर्षा होती है, उसे शुष्क क्षेत्र क्या कहते हैं? शुष्क क्षेत्र कहते हैं। तथा इन क्षेत्रों में की जाने वाली खेती को शुष्क खेती कहा जाता है। क्या करते हैं? शुष्क क्षेत्र में जो खेती करते हैं उसे शुष्क खेती कहते हैं। और शुष्क क्षेत्रों में ज्वार, बाजरा, चना, अलसी, सरसों आदि की खेती की जाती है। देखिए इसमें क्या हो रहा है कि एक क्षेत्र है, ये क्षेत्र, इस क्षेत्र में वार्षिक वर्षा जो हो रही है, क्या हो रही है? वार्षिक वर्षा जो हो रही है वो 50 सेंटीमीटर से कम हो रही है। कितनी हो रही है? 50 सेंटीमीटर से कम। इस क्षेत्र में वर्षा जो हो रही है 50 सेंटीमीटर से कम या 500 mm से कम होती है, तो इस क्षेत्र को क्या कह देते हैं? शुष्क क्षेत्र। क्या कहते हैं? शुष्क क्षेत्र। अब इस क्षेत्र में क्या की जाएगी? इस क्षेत्र होते हैं, इसमें खेती भी की जाती है। तो इस क्षेत्र में जब फसल लगाते हैं तो इसे क्या बोल देते हैं? खेती को शुष्क खेती। तो इस क्षेत्र में जो फसल लगाई जा रही है और फसल लगाने जो खेती की जा रही है उसको क्या बोलेंगे? शुष्क खेती। तो ये शुष्क खेती के अंतर्गत ज्वार, बाजरा, चना, अलसी, सरसों आदि की खेती की जाती है। ये शुष्क खेती है। अब शुष्क खेती में फसलों जो होती हैं, फसल की सफलता के लिए कुछ उपाय किए जाते हैं ताकि यहाँ पर शुष्क क्षेत्र में कम पानी है फिर भी वहां पर फसल लेना है, इसके लिए क्या क्या समाधान किया जाएगा, समस्या को किस प्रकार से मेंटेन करना है वो आप देखते हैं। बच्चों हम देख रहे हैं शुष्क खेती की सफलता के 4 उपाय। क्या देखेंगे? शुष्क खेती की सफलता के 4। शुष्क खेती को सफल बनाना है उसके लिए हमें 4 उपाय पर ध्यान देना जरूरी है। तो इनमें 4 उपाय में सबसे पहला आता है फसल चुनाव, दूसरा है खेती की तैयारी, तीसरा है पोषण प्रबंधन, जो चौथा है वो जल प्रबंधन। ये 4 उपाय हैं। चारों उपायों से हम क्या कर सकते हैं? शुष्क खेती में अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं उपज का। तो सबसे पहला है फसल चुनाव। आपको शुष्क खेती देखी जाती है तो राजस्थान जो है क्षेत्र, राजस्थान में सबसे अधिक जो है शुष्क खेती ही की जाती है, क्योंकि वहां पर वर्षा जो होती है वार्षिक वर्षा बहुत कम होती है, 50 सेंटीमीटर 5 mm से कम होती है, इसलिए वह शुष्क क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो वहां पर ये समस्या ज्यादा आती है। तो वहां के क्षेत्रों में इस प्रकार के प्रबंधन करके वहां की खेती की जाती है। तो फिर सबसे पहले आप देखते हैं फसल का चुनाव। सबसे पहले शुष्क खेती जो कर रहे हैं तो वहां पर फसल के चुनाव पर मेन ध्यान दिया जाता है कि जिस क्षेत्र में खेती की जा रही है शुष्क क्षेत्र में, वहां पर जो फसल लगा रहे हैं वो फसल कैसी होना चाहिए? कम पानी चाहने वाली, यानी कि क्या है कि फसल जो लगा रहे हैं उसको पानी की कम आवश्यकता, कम पानी में भी क्या कर जाए वह वृद्धि कर विकास और उसकी उपज प्राप्त हो सके। ठीक है, तो इसके लिए कैसी फसल है? कम पानी चाहने वाली फसल का चुनाव करना है, जो कि ज्वार, बाजरा, सरसों की खेती की जाती है। राजस्थान में सबसे ज्यादा सरसों की ही खेती की जाती है। दूसरा जो आ रहा है पॉइंट है खेती की तैयारी। तो शुष्क क्षेत्र है, उस शुष्क क्षेत्र में जो खेती की जो तैयारी की जाती है उसमें कम जुताई की जाती है। आपको पता है कि शुष्क क्षेत्र है, वहां पर पानी पहले ही मिट्टी में जो है भूमि में कम है और उसमें कभी जुताई ज्यादा कर देंगे तो उसमें क्या हो जाएगा? पानी जो है वो खुल जाएगी, मिट्टी जब खुल जाती है, ओपन हो जाती है, तो पानी वाष्प बनकर क्या हो जाता है? उड़ जाता है और पानी की और कमी हो जाएगी। इसलिए खेती की तैयारी करते समय ध्यान रखना है कि वहां पर जुताई कम से कम करें या उसमें जीरो टिलेज अपनाएं, पूरी तरह से जुताई करें नहीं। एक ही है, जुताई पर ध्यान रखना। जुताई का समय क्या है? बुआई भी ध्यान रखना है कि उसमें नमी कितनी है, वह समय का ध्यान रखना है। कटाई करने का समय भी ध्यान, तो ये तीनों जुताई, बुआई, कटाई का मुख्य ध्यान देना आवश्यक है शुष्क खेती में। तीसरा जो पॉइंट है पोषण प्रबंधन। पोषण प्रबंधन का मतलब है इसमें खाद उर्वरक की मात्रा कब और कितनी डाली, इसका मैनेजमेंट करना आवश्यक है।
तो इसके लिए पोषण प्रबंधन में उर्वरकों का समुचित प्रयोग करना चाहिए। जो उर्वरक जो खेत में डाल रहे हैं उनकी भी सही मात्रा में उसका इस्तेमाल करें और उसको खेती को तैयार करें। अब आता है चौथा, जल प्रबंधन। शुष्क क्षेत्र है, शुष्क क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या है वाटर मैनेजमेंट। वहां पर जल ही सबसे मेन है, इसलिए जल का प्रबंधन करना आवश्यक है। तो शुष्क क्षेत्र में पानी की कमी होती है, तो वहां पर क्या करें, जब वर्षा होती है तो उस पानी को रोकने का प्रयास करें। खेत जो है उस खेत के चारों ओर, तो मान लो कि ये खेत है, तो इस खेत के चारों ओर मिट्टी की क्या कर बना दे, मेल बना दे, ताकि ये पानी जो खेत में ही भरा रहे, निकलेंगे उसके खेत की क्या हो जाए, खेत की जल धारण क्षमता में वृद्धि हो। क्या हो जाएगी, वृद्धि होगी। वृद्धि कैसे होगी, क्योंकि पानी मेड़ नहीं होती है, तो पानी क्या होता है खेत की ऊपरी सतह से बाहर बह करके नदी नालों में चले जाता है। लेकिन उसे मेड़ बना देंगे तो पानी खेत में रुकेगा। जब खेत में पानी रुकता है तो पानी नीचे की ओर जाता है, अंडरग्राउंड होता है, वो खेत में पानी को रोकने की क्षमता, जल धारण क्षमता में क्या हो जाती है, वृद्धि होती है। ये प्रबंधन आवश्यक है। जल प्रबंधन में वाटर हार्वेस्टिंग की बात आती तो आप चेक डैम बना सकते हैं, तालाब में पानी को रोक सकते हैं। इस प्रकार से कार्य किए जाएंगे और वहां पर शुष्क खेती को सफल बनाएंगे। सफलता के 4 उपाय हैं और ये शुष्क खेती हो गई अपनी कंप्लीट। जो तो आगे हम देख रहे हैं मिश्रित खेती। क्या देख रहे हैं, मिश्रित खेती, जिसे बोलते हैं मिक्स्ड फार्मिंग। क्या कहते हैं, मिक्स्ड फार्मिंग। आप लोगों को पता है कि मिश्रित क्या होता है। मिश्रित यानी कि एक चीज के साथ में 2, 3, 4 चीजों को जब शामिल कर लिया जाता है तो वो क्या हो जाता है, मिक्स्ड हो जाता है, मिश्रित हो जाता है। तो उसी के आधार पर हम क्या देख रहे हैं कि मिक्स्ड फार्मिंग भी उसी प्रकार से है कि इसमें क्या करते हैं कि फसल का उत्पादन करते हैं। किसान के पास मुख्य रूप से क्या है, खेत। उस खेत में वो क्या करता है, फसल का उत्पादन करता है, फसल को खेत में लगाता है, बीज बोता है और फसल का उत्पादन प्राप्त करता है। लेकिन वो क्या करे कि इसके साथ में फसल के उत्पादन के साथ साथ में ये फसल का क्या करता है, उत्पादन करता है, उसके साथ में पशुपालन, मछली पालन, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन, रेशम कीट पालन, लाख पालन, इनका भी साथ में करता है, तो क्या कहलाई जाएगी, फिर मिश्रित फार्मिंग हो जाती है। तो मैं आप क्या बताना चाह रहा हूं, इसकी परिभाषा देखते हैं। इस प्रकार की मिश्रित खेती की बात कर रहे हैं, तो इस प्रकार की खेती में फसल उत्पादन के साथ साथ कोई अन्य सहायक उद्यम का कहने का अर्थ है कि साथ में किया जाने वाला और अन्य काम या धंधा। तो जैसे कि पशुपालन हो गया, फसल उत्पादन साथ में पशुपालन, मतलब किसान फसल तो लगा ही है लेकिन उसके साथ में कुछ पशु भी रख लेता है, 10, 15, 20 पशुओं को रख लिया, गाय भैंस को। मछली पालन भी कर सकता है, मुर्गी पालन भी उसके साथ में, मधुमक्खी पालन भी वहां पर करेगा, रेशम कीट पालन भी करेगा। ये सभी आदि कार्य किए जाते हैं जब फसल के उत्पादन के साथ में, तब उसे हम क्या कहते हैं, मिश्रित खेती। क्या कहते हैं उसे, मिश्रित खेती कहा जाता है। जैसे कि आपको मैं बताऊं, डायग्राम समझो कि ये क्या है, फसल उत्पादन का कार्य हो रहा है। कहां पर हो रहा है, ये खेत। इस खेत में क्या कर रहे हैं, फसल उत्पादन का कार्य। लेकिन इसके ही साथ में, ये तो फसल का उत्पादन तो हो ही रहा है, लेकिन इसके साथ में वो क्या कर रहा है, अन्य धंधे सहायक कार्य भी कर रहा है, जैसे कि पशुपालन। तो वो क्या कर रहा है, पशुपालन का कार्य कर रहा है। क्या कर रहा है, मछली पालन भी कर रहा है, मछली पालन। इसी प्रकार से मुर्गी पालन, क्या है, मुर्गी पालन। मुर्गी पालन के बाद में आता है लाख कीट। लाख जो है उसका भी क्या कर रहा है, पालन कर रहा है, लाख के बारे में। 14 रेशम कीट पालन भी कर रहा है, रेशम कीट पालन। तो ये सब क्या, लाख कीट का है, ये सभी के सभी क्या है, इन सबका क्या मुख्य, उसका खेत में क्या मुख्य रूप से तो क्या कर रहा है, मुख्य रूप से तो फसल का उत्पादन ही कर रहा है, लेकिन सहायक के रूप में पशुपालन, मुर्गी पालन, मछली पालन, लाख, रेशम कीट, इन सभी को क्या कर रहा है, साथ में कर रहा है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, मिश्रित। इन सभी को मिला ले, क्या करें, इन सभी को हम क्या करें कि मिला लें। क्या करें, मिला लें। तो ये क्या हो जाएगा, मिश्रित। इसको क्या बोलेंगे हम, मिश्रित खेती। तो ये क्या हो जाएगी, मिश्रित खेती, मिक्स्ड फार्मिंग। तो अब देखिए इसमें हो क्या रहा है, इन सहायक धंधों से, क्या,
ये जो सहायक धंधे, इन सहायक धंधों से फार्म की, ये जो फार्म है, इस फार्म की कुल जो आय है, उस आय में कम से कम इनका जो योगदान होना चाहिए 10%। कितना? कम से कम 10% इनकी होना चाहिए। अधिक से अधिक कितना होना चाहिए? 49%, 49% आय प्राप्त होना चाहिए इन सहायक धंधों से। कभी 50 से मतलब 50% हो जाता है तो उसे हम मिश्रित खेती नहीं कहेंगे, फिर वो किसके अंतर्गत चले जाएगी? वो विशिष्ट खेती के अंतर्गत चले जाए। हमने देखा था कि विशिष्ट खेती में कि एक ही से 50% आय प्राप्त होती है, उससे अधिक आय प्राप्त होती है तो विशिष्ट खेती होती है। तो यही है कि कम से कम इसमें 10% होना चाहिए सहायक से धंधों से, या अधिक से अधिक 49% होना चाहिए। इसी को क्या बोल दिया जाता है? मिश्रित खेती कहते थे। ये आप लोगों को समझ में आ गया। अब अगर इसका देखते हैं लाभ और इसकी हानि देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को लाभ बताता हूँ बच्चों। अब हम देख रहे हैं मिश्रित खेती के लाभ। क्या देखेंगे? मिश्रित खेती के लाभ। एडवांटेज ऑफ मिक्स्ड फार्मिंग। क्या कहते हैं? एडवांटेज ऑफ मिक्स्ड फार्मिंग। मिश्रित खेती के क्या क्या लाभ है? तो इसका जो पहला लाभ है, मिश्रित खेती जो होती है उसमें किसान और जो मजदूर होता है, वह मजदूर को पूरे साल 1 वर्ष लगातार उसे काम का रोजगार क्या होता है? प्राप्त हो जाता है। दूसरा क्या है? कहने का ये है कि किसान जो होता है, किसान और मजदूर जो होता है, उसको क्या होता है कि साल भर कार्य रोजगार मिल रहा है, उसे काम धंधा मिलता रहता है, वो पूरी तरह से बेरोजगार नहीं रहेगा। क्योंकि इसमें फसल उत्पादन कर रहा है, फसल की कटाई कर लेगा, उसके बाद में उसके पास में पशु पालन का कार्य है, रेशम कीट पालन का है, मधुमक्खी पालन का या लाख का, तो वो इन कार्यों में लग जाएगा। और किस मजदूर भी उस कार्य में लग जाएगा। तो मजदूर क्या होगा? फसल काटने के बाद उसमें लग जाएगा, तो वो पूरे साल क्या होता है? उसको रोजगार या काम मिलता रहता है, वो किसी प्रकार से खाली समय में बैठता नहीं, वो रोजगार मिलता रहता है। दूसरा पॉइंट है, किसान को बहुत ही कम जोखिम होता है। किसान को जोखिम बहुत कम होता है। इसमें क्या हो रहा है कि किसान की कभी फसल क्या होगी? बर्बाद होगी। अधिक पानी गिरने से या बाढ़ से या ओलावृष्टि से किसी कारणवश या खेत में आग लगी, उससे फसल कभी उसकी जल भी जाएगी, तो उसको जोखिम क्या होगा? बहुत कम होगा। बहुत कम क्यों होगा? इसलिए कि क्योंकि उसके पास में फसल तो मान लो कि नष्ट हो गई है। क्या होगी? नष्ट होगी। लेकिन उसके पास में आय का दूसरा साधन है, सहायक धंधे, पशुपालन है, मधुमक्खी पालन है, मुर्गी पालन है, मछली पालन है, रेशम कीट लाख, इनसे उसको आय प्राप्त होगी। तो उसको कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, जो कि बहुत कम जोखिम होगा। लेकिन विशिष्ट खेती की बात करी तो उसमें क्या बोला था आपको कि उसमें सिर्फ एक क्रॉप को ज्यादा महत्व दिया था। कभी उसमें एक फसल कभी खराब हो जाती तो उस किसान को क्या होता है? सबसे ज्यादा जोखिम उठाना पड़ता है। लेकिन इसमें मिश्रित खेती में ऐसा नहीं। इसमें क्या होता है? जोखिम बहुत कम होता है, क्योंकि उसके पास में अन्य सहायक धंधे। तीसरा जो पॉइंट है, क्या कह रहा है कि प्राकृतिक से संसाधन है। अब देखा कि प्राकृतिक संसाधन बहुत सारे हैं। मैंने आपको पहले बताया था, मिट्टी, भूमि, खेत हो गया, पानी हो गया, ये सभी चीजें आ जाती है। प्राकृतिक स्रोत संसाधन है, उनका उपयोग क्या करता? भरपूर हो जाता है इसमें सबसे ज्यादा। क्योंकि मिश्रित खेती है, खेत फसल लगा रहा है वो उसका इस्तेमाल हो गया, ठीक है, खेत में लगाई फसल वो हो गया इस्तेमाल। मुर्गी पालन के लिए वो जो जमीन है उसमें कर ले। तो इस प्रकार जितने भी प्राकृतिक संसाधन, जल, वायु, हवा, ठीक है, ये सब प्राकृतिक संसाधन, मिट्टी, जो इतने भी ऐसे संसाधन जो कि बायोटिक बायोटिक दोनों आ जाते हैं, जैविक अजैविक दोनों आ जाते हैं, वो सभी प्राकृतिक संसाधन इसमें आ जाएंगे। चौथा पॉइंट की बात करते हैं, आय के विभिन्न साधन उपलब्ध होने से किसान की आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। आय जो किसान है उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो रहा है। क्या चौथे पॉइंट है? क्या हो रहा है? किसान के पास में आय के दूसरे साधन होने से किसान की जो आय, जो पैसे आ रही है, आर्थिक स्थिति उसमें कैसा होता है? सुधार होता है। तो मान लो कि किसान पहले क्या कर रहा था? फसल लगा रहा था, लेकिन फसल के साथ साथ में अब उसने क्या कर लिया? पशुपालन, मुर्गी पालन, मछली पालन और रेशम कीट पालन, इन सभी को करने लगा है। तो अब किसान की पहले फसल उत्पादन करता था तो उसको जो आय प्राप्त होती थी, मान लो कि साल भर में उसको 2 लाख आय मिलती थी। लेकिन उसने पशुपालन चालू करा, मुर्गी पालन करा, मछली पालन करा, रेशम और लाख करा, तो इससे अब उसकी आय कैसे होगी? बढ़ गई। आय बढ़ गई मतलब कि आर्थिक स्थिति में सुधार हो गया। अब वो जहाँ 2 लाख कमा रहा था, अब वो 5 लाख 6 लाख मिलेंगे। तो उसकी आर्थिक स्थिति में क्या हो जाता है? सुधार हो जाता है। उसके घर बार अच्छा बनाया, रहन सहन बढ़ जाएगा, कपड़े पहनना, ये करना, सभी कार्य उसकी क्या हो जाएंगे? फिर से सुधर जाती है। ये हो गया।
पांचवा जो पॉइंट है की बात करते हैं पशुओं के मल त्याग। आपने देखा जो पशुओं को पाल रहा है किसान, तो उसके क्या मल त्याग होगा, उसको गोबर होगा, तो उस गोबर से क्या करेगा वो कि जैविक खाद बनाए, वर्मी कंपोस्ट बनाए या कंपोस्ट बनाए, ठीक है। तो इस प्रकार से बना रहा उस खाद को क्या करता है, वह खेत में डालता है, उसके खेत में प्रयोग करें, खेत में डालता है। तो जो जैविक खाद है उससे भूमि में डालने से भूमि की उर्वरा शक्ति, किसकी बात करें, भूमि की उर्वरा शक्ति में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, और फसल जब लगाता है तो उसको उपज क्या होती है, अधिक। तो इसके क्या हो गए, मिश्रित खेती जो है उसके लाभ हो गए। 5 ही पॉइंट है ये। एग्जाम इसी प्रकार से क्वेश्चन आते हैं कि मिश्रित खेती के कोई 5 लाभ लिखे, तो इस प्रकार से आपको ये 5 लाभ लिखना है, आपको अच्छे नंबर प्राप्त होंगे। अब मैं बताता हूँ आपकी इसकी हानि क्या है। मिश्रित खेती की हानियां। मिश्रित खेती की हानि में सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको फर्स्ट पहली हानि जो है क्या है। मिश्रित खेती को करने के लिए, मिक्स्ड फार्मिंग को करने के लिए किसान को अधिक धन, क्या, अधिक धन एवं सुविधाओं की आवश्यकता होती है। ये किसान क्या कर रहा है, मिश्रित खेती कर रहा है तो उसको पैसा भी ज्यादा लगेगा। फसल उत्पादन एक काम करते हैं तो आपको पता है कि एक कार्य करते हैं तो पैसा कम लगता है, कभी 3 4 5 कार्य को बढ़ा देगा तो उसके लिए पैसा भी ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। वही बात है कि मिश्रित खेती के लिए अधिक धन या अधिक पूंजी और सुविधाओं की आवश्यकता रहती है। सुविधाएं भी करना पड़ेगी, पशुपालन कर रहे हैं तो आपको वहां पर उनको रहने के लिए आवास बनाना पड़ेगा, पशुओं के लिए उनका चारा दाना पानी सब व्यवस्थाएं करनी पड़ेगी, बीमार हो रहा दवाई और सब, इन सभी की फैसिलिटी करना पड़ेगी, इन सभी की सुविधाओं की आवश्यकता होती है। तो ये इसकी क्या होगी हानि, अधिक पैसा और अधिक सुविधाओं की आवश्यकता। दूसरा जो है प्रबंधक पर कार्य भार अधिक होता है। प्रबंधन का कहने का अर्थ है कि जो फार्म होता है उस फार्म में एक मैनेजर होता है, जो कि आप मैनेजर पद होता है, मैनेजर को रखा जाता है ताकि ऊपर जो फार्म का क्या करे, मैनेज रखे, क्या क्या चीज से मेंटेन करता है। तो वो उसके पास में क्या होगा, जब कार्य बढ़ेगा तो भार बढ़ेगा, जब भार बढ़ता है तो प्रबंधन की कार्य भार अधिक हो जाता है, जिससे वो कार्य करने में उसकी रुचि क्या होती है, धीमे धीमे कम होती है, वो धीमे धीमे भार बढ़ने से उसको तनाव भी बढ़ेगा उसका। तीसरा पॉइंट क्या है, एक ही साथ कई कार्यों के संपादन हेतु मजदूरों की समस्या उत्पन्न है। तो इसमें क्या करें, मिश्रित खेती में फसल उत्पादन के साथ में हम सहायक धंधे चला रहे हैं, तो सहायक धंधे हैं तो फसल उत्पादन खेती के कार्य में तो किसान मजदूर लग ही रहा है, लेकिन सहायक जो धंधे हैं उनमें भी क्या करें, मजदूरों की आवश्यकता है। तो इस प्रकार से मजदूरों की समस्या आ जाती है कि मजदूर को वहां पर लगाए कार्य के लिए, या पशुपालन के लिए, मुर्गी पालन या मछली किस में लगाए, तो मजदूरों की कमी की समस्या यहाँ पर रहती थी। 3 इसकी क्या हो गई, हानियां हो गई। और ये मिश्रित खेती कैसे होती है अब कंप्लीट हो गई हमारी। अब अगला जो हम देखेंगे सिंचित खेती के बारे में, क्या पढ़ेंगे, सिंचित खेती क्या है। बच्चों अब हम देख रहे हैं सिंचित खेती, क्या देख रहे हैं, सिंचित खेती, इरिगेटेड फार्मिंग। सिंचित खेती यानी इरिगेटेड फार्मिंग। तो इरिगेटेड फार्मिंग जो है सिंचित खेती है, उसकी सबसे पहले हम परिभाषा देखते हैं। तो परिभाषा से पहले मैं आपको बता देता हूं कि सिंचाई की परिभाषा बता, सिंचाई क्या होता है, क्या सिंचाई, सिंचाई क्या होता है। तो सिंचाई की परिभाषा में होता है जब फसलों की जल मांग होती है और पानी उपलब्ध नहीं हो पाता है, उस दौरान कुएं ट्यूबवेल या नलकूप के द्वारा उन्हें कृत्रिम रूप से जल उपलब्ध करा दिया जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, सिंचाई। क्या कहते हैं, सिंचाई। सिंपल सी परिभाषा है कि जब बारिश नहीं होती है और उस दौरान क्या हो रहा है कि बारिश न होने से फसल मुरझा रही है, उसे पानी क्या होता है, उस दौरान फसल को कृत्रिम रूप से, मतलब वर्षा के द्वारा नहीं, कृत्रिम रूप से ट्यूबवेल नलकूप तालाब नहर के द्वारा जब सिंचाई करके पानी उपलब्ध कराते तो उसे क्या कहते हैं, सिंचाई कहते हैं। तो इस सिंचाई की परिभाषा। अब हम देखते हैं सिंचित खेती, क्या देखेंगे, अब देखेंगे सिंचित खेती की परिभाषा। सिंचित खेती फसलें उगाने की एक आधुनिक विधि है। कौन सी, सिंचित खेती जो है फसलों को उगाने की एक आधुनिक विधि है, जिसमें फसलों से, जो फसल है उनसे अधिक उत्पादन लेने के लिए फसलों की जल मांग, फसलों की ये फसल है उनकी जल मांग के संकट काल में जल की आपूर्ति उपलब्ध या कृत्रिम सिंचाई की विधियों द्वारा की जाती है। तो मैंने जो बताया सिंचाई की विधि, नलकूप के द्वारा, तालाब के द्वारा
या नहर के द्वारा, इनके द्वारा सिंचाई की जाती है वो कृत्रिम रूप से, तो उसी के द्वारा है। फसलों की जल मांग जो है उनकी संकट काल, जल मांग का संकट काल मैंने वही बता दिया कि ये फसल आपने लगा दी और फसल को लगाए और फसल के बीज का अंकुरण हुआ और ये फसल आपकी क्या होगी, ये बड़ी हो गई। अब इसको एक फूल वाली अवस्था हो गई या उसमें बाली वाली अवस्था है, उस समय उनकी क्या होती है, जल मांग वाली अवस्था। और उस दौरान जैसे कि फसल का क्या हो रहे हैं कि उसमें फूल निकल रहे हैं, क्या निकल रहे हैं, उसमें फ्लावर निकल रहे हैं या उसमें दाना बनता है, उस दौरान क्या कर रहे हैं, पानी की आवश्यकता है और पानी हम नहीं दे पा रहे हैं, तो वो क्या हो रहा, उसको पानी उपलब्ध है तो उपज कम हो जाती, बीज नहीं बनेगा। तो जल मांग के संकट काल में यहाँ पर पानी की आवश्यकता है, मतलब जल मांग, वाटर डिमांड की बात करें, उसकी क्या डिमांड है, तो पानी की क्या है, मांग है, उसको पानी चाहिए और उसी को क्या बोलते हैं, संकट काल। इस संकट काल में कभी हम जल की आपूर्ति कृत्रिम सिंचाई के द्वारा कर देते हैं तो उससे क्या हो जाएगी, सिंचित खेती। तो ये है सिंचित खेती। और सिंचित खेती का एक ही उद्देश्य है कि फसलों से क्या, अधिक उत्पादन प्राप्त करना। क्या लेना है, अधिक उत्पादन प्राप्त करना। अब सिंचित खेती जो है उसके हम क्या देखेंगे, लाभ और हानि। बच्चों अब हम देख रहे हैं सिंचित खेती के लाभ। क्या देखेंगे, लाभ देख रहे हैं, क्या लाभ है। तो सिंचित खेती का जो पहला लाभ है, उत्पादन में भारी वृद्धि। मतलब क्या है कि जब उत्पादन जो कर रहा है उसमें जो वृद्धि हो रही है वो बढ़ रही है, बाकी जो खेती है उनमें बढ़ी। क्यों बढ़ी, क्योंकि सिंचाई के साधन उपलब्ध है। यहाँ पर भारी वृद्धि होने में, उत्पादन में वृद्धि हो रही है, उसमें क्या है, सिंचाई के साधन है। सिंचाई करने से फसल के उपज में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि फसल उत्पादन के लिए भूमि का उपयोग वर्ष भर किया जाता है। सिंचाई के साधन उपलब्ध है, किसान के पास में कुआं है, ट्यूबवेल है, नहर है, ये जितने भी साधन है उसके पास में सिंचाई के साधन है, तो वह वर्ष भर उस भूमि का उपयोग कर सकता है। जैसे भारत में अधिकतर जो खेती की जाती है वो वर्षा आधारित खेती जाती है, क्योंकि भारत में सिर्फ किसान जब बारिश होती है उस समय ही खेती करता है। बाकी के रबी और जायद का जो सीजन होते हैं उसमें वह खेती नहीं कर पाते, क्योंकि उनके पास सिंचाई के साधन नहीं होते। तो सिंचाई के साधन का उपयोग करके वर्ष भर क्या किया जा सकता है, भूमि का उपयोग, जो भूमि है इसका उपयोग कर सकते हैं। अब इसकी हानि देखते हैं कि सिंचित खेती की हानि क्या है। तो सिंचित खेती की जो हानि है उस हानि में देखते हैं कि पहला, अत्यधिक भूजल दोहन से वाटर लेवल क्या लगातार नीचे जा रहा है। देखिए किसान क्या कर रहा है कि अब तीनों सीजन में रबी, चलो क्या कर रहा है, खरीफ में तो पानी वर्षा हो जाती तो ज़्यादा सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन रबी और जायद के जो मौसम होते हैं इन मौसम में पानी का ज़्यादा उपयोग चाहिए, फसल को ज़्यादा लगता है। तो इस क्या कर रहा है, वो ट्यूबवेल के द्वारा या कुएं से, तालाब से पानी को क्या करता है, खींचता है, वो क्या करता है, सिंचाई कर देते हैं, मोटर के द्वारा खींच कर पानी को क्या खेत में पहुंचा दिया। तो अब जो नीचे जो अंडरग्राउंड जो वाटर है, क्या बात कर रहा है, अंडरग्राउंड जो वाटर है, भूजल है, वो भूजल क्या हो रहा है, उनकी कमी होती जा रही है, अधिक दोहन से समस्या आ रही है कि पानी की। आजकल लोगों को गर्मी के समय में पानी पीने के लिए उपलब्ध नहीं हो पा रहा, यही कारण है गलत विधियां, गलत तरीके अपनाने से। सिंचाई क्षेत्रों में लवणता की समस्या उत्पन्न होती है। सिंचाई जहाँ करते हैं, सिंचित क्षेत्र होते हैं, वहां पर क्या हो रहा है, लवणता की, साल्ट की मात्रा बढ़ती जा रही है।
क्यों? क्योंकि पानी जो होता है, नहर से पानी आता है, और नहर जो होता है वो एक स्थान से नहीं आता, वो कई स्थानों से नहर घूम करके आती है, और साथ साथ में लवण को भी घोल के जो होते हैं बहुत से वहाँ से घोल के लाती है, और पानी के साथ में आ जाते हैं, और सिंचाई करने से वो लवण क्या होते हैं, खेत में पहुंच जाते हैं, जिससे खेत में लवण की परत बनती है, और भूमि जो होती है वो लवणीय हो जाती है, भूमि खराब हो जाती है, जिसमें फसल को उगाने में भी क्या आती है, परेशानी आती है। ये सिंचित खेती की हानियाँ होगी। तो ठीक है, तो सिंचित खेती कंप्लीट हुई। अब जो लास्ट खेती बची हुई है और रेंचिंग खेती है, उसके बारे में अपन देखते हैं। रेंचिंग खेती बच्चों, हम देख रहे हैं खेती का छठा प्रकार रेंचिंग खेती। क्या बोलते हैं? रेंचिंग फार्मिंग के बारे में पढ़े। इस खेती का अन्य नाम भी है, इसे चारागाह खेती भी कहते हैं। इसे रेंचिंग खेती को चारागाह खेती के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इस खेती के बारे में देखते हैं। क्या इस प्रकार की खेती में कोई भी फसल को नहीं उगाया जाता है, किसी प्रकार की फसल को नहीं लगाया जाता है, और न ही इसमें किसी प्रकार की कृषि संबंधित क्रियाएं की जाती है, न कि इसमें कोई भी कृषि से संबंधित, ना तो जुताई करना, ना निराई गुड़ाई, कुछ नहीं करना है, ना पानी, कुछ भी कृषि क्रियाएं नहीं की जाती। सिर्फ इसमें प्राकृतिक रूप से क्या है, बल्कि इसमें प्राकृतिक रूप से वनस्पतियों को उगने दिया जाता है। जो कि आपने देखा कि खाली जो मैदान होते हैं वहां पर वनस्पति अपने आप उगाते हैं, उसी प्रकार से इसमें वनस्पतियों या घासों को उगने दिया जाता है, तथा पशुओं को चराया जाता है, भेड़ और बकरी मुख्य है। तो इसमें सिर्फ वहाँ जो मैदान होते हैं, जो खेत होते हैं, वहां पर सिर्फ वनस्पति को ही उगने दिया जाता है।